राजेश जी, लेकिन बात जो मुसलमानों की करते थे, विपक्ष करते थे, वो मुसलमानों के संवेदनशील विषय तो उठाते थे या जो मुसलमानों को अपना रहनुमा बताते थे विपक्ष, कभी ये तो नहीं करते थे कि मुसलमानों की जो सबसे मूलभूत समस्या है कि आप उनको अच्छी तालीम दीजिए, उन्हें आईएएस बनाइए, उन्हें आईपीएस बनाइए, उनका आर्थिक पिंचर जोड़ने से लेकर और कील ढाकने से लेकर उनको उच्च उसमें ले आइए। ये तो मुझे कभी कांग्रेस भी करती हुई नज़र नहीं आई थी देश में, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बड़ी साजिश थी कि मुसलमान अगर अनपढ़ रहेंगे, गँवार रहेंगे, तो वोट बैंक बड़े रहेंगे। अगर वो आईएएस, आईपीएस बन गए, बढ़िया बिज़नेसमैन बन गए, तो वो आपकी उन बातों में नहीं आएँगे। तो मुसलमानों का बीजेपी तो कभी कहती ही नहीं है हमारे यहाँ, तो बीजेपी से तो ये अपेक्षा करना ही बेकार था। तो मैं तो इसको बीजेपी को दोषी नहीं मानता कि बीजेपी को मैं दोषी ठहराऊँ कि आपने आईएएस, आईपीएस क्यों नहीं बना दिए। जिनकी ज़िम्मेदारी थी वो केवल जाहिल ही बनाते रहे और आज इस दौर में आ गए कि विपक्ष, जैसे शीतल जी ने कहा कि अब गले में जनेऊ डाल के बात करने लगे, डरने लगे मुसलमानों के, चाहे दंगे हो जाएं, दलितों पिछड़ों के लिए उनका हनन हो जाए, एक खौफ, एक डर पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों की बात करोगे तो बहुसंख्यक नाराज हो जाएगा। राजेश जी, ये बादल कभी छटेंगे या ऐसे ही रहेंगे? देखिए संजय जी, मैं स्वभाव से आशावादी हूं और बादल जो होते हैं वो तो छटने के लिए ही होते हैं। वही बादल ऐसे आपने देखे हैं जो स्थायी रूप से अंधेरे को जन्म देते रहे, तो ऐसा तो कभी होता नहीं है। अभी जब आप साजिश की बात कर रहे थे तो मुझे याद आ रहा था मार्च 1931 में जो कानपुर में दंगे हुए थे और जिसमें हमारे महान पत्रकार, संपादक और क्रांतिकारी गणेश शंकर विद्यार्थी शहीद हो गए थे। उसके बाद कानपुर दंगा जांच समिति की एक रिपोर्ट आई थी जो कराची अधिवेशन में रखी गई थी कांग्रेस के, और वो उस रिपोर्ट पर गोरी हुकूमत ने बंदिश लगा दी थी। 1933 में ये रिपोर्ट आई थी और 80 करीब करीब 50 साल के बाद वो रिपोर्ट पब्लिश हुई है। हम जो कह रहे हैं कि जिस तरह से आपने अभी कहा कि मुसलमानों की स्थिति ये वो एक साजिश है उनके खिलाफ के, वो पिछड़ा रहे, पढ़े नहीं, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं हो। ये 1933 की जो रिपोर्ट है उसमें सारी इन चीजों को उस वक्त कहा गया था और हिंदू मुस्लिम रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए जो सुझाव उस वक्त दिए गए थे वो आज भी प्रासंगिक है। कभी वक्त मिले तो जरूर पढ़िएगा और ये बहुत ही शानदार रिपोर्ट है जो हम उस वक्त अगर हम उस पर ध्यान दिया होता तो शायद आने वाले भारत, इस समय हम जो इस पर चर्चा नहीं कर रहे होते हैं। दूसरी बात यह है संजय जी कि अगर खिलाड़ी, कोई दो खिलाड़ी खेल रहे हैं और एक खिलाड़ी खेल के नियम ताक में रख दे और फाउल खेलना शुरू कर दे तो दूसरे खिलाड़ी को भी फाउल खेलने पर बाध्य होना पड़ता है, क्योंकि वो नियम से खेलकर जीत ही नहीं सकता। तो सामने वाले ने अगर गलत खेलना शुरू कर दिया है तो उसको भी उसी तरीके से आना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने, जैसे कि प्रोफेसर रविकांत ने बहुत अच्छा विश्लेषण अभी किया, कि भारतीय संविधान की आत्मा ये नहीं कहती कि आप किसी एक समुदाय, एक जात, एक मजहब, एक फिरका को आप जो है लेकर के और अपनी सियासत कर सकते हैं। तो जब ये संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता और फिर के इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी ये कर रही है क्योंकि उसको मालूम है कि बहुसंख्यक वोट कितना है, तो अब मेरा कहना यह है कि अगर ऐसा है तो भारतीय जनता पार्टी तो संविधान की अवमानना कर ही रही है, लेकिन वो दल जो प्रतिपक्ष में हैं और जो अल्पसंख्यकों की बात नहीं कर रहे हैं, जो दूसरे धर्मों और दूसरे समुदायों के प्रतिनिधियों की बात नहीं कर रहे हैं, वो भी कम संविधान की अवमानना नहीं कर रहे हैं। वो भी उतने ही दोषी अपराधी हैं जो बात नहीं कर रहे हैं। असल में संजय जी, उनके मन में अब असुरक्षा बोध है और भय है, और इसीलिए वर्षों आप देखिए ना, तो मुझे याद है अच्छी तरह से मुलायम सिंह जी से मेरे बड़े अच्छे कई करीब करीब 25 बार मैंने उनका इंटरव्यू लिया और उस वक्त एक दौर ऐसा था जब उनको मौलाना मुलायम कहने लगे थे, लेकिन उन्होंने कभी परवाह नहीं की, कभी उन्होंने इस पर विचार नहीं किया कि उनको क्या कहा जा रहा है। उन्होंने वही कहा जो उनकी आत्मा ने और उनके विवेक ने उनको स्वीकार किया। तो अब अगर अखिलेश यादव, जैसे कि अभी मैंने सुना इस घटना में 4 दिन तक अखिलेश जी के साथ दरअसल एक कुछ समस्या भी है, हमने चुनाव के दरमियान भी देखा
कि वो बहुत देर से रिस्पॉन्ड करते हैं। अब उनका थिंक टैंक क्यों सोया हुआ है वो एक अलग मसला है, लेकिन ये बड़ी गंभीर बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में, जो अपने आप में एक महाराष्ट्र है, मैं इसको महादेश कहता हूं, तो जो महादेश है, यहाँ जो भी होता है उसकी प्रतिक्रिया केवल भारत में नहीं होती संजय जी। आप मान के चलिए उत्तर प्रदेश में होने वाली हर इस तरह की घटना की जो प्रतिक्रिया है वो दूसरे देशों में भी होती है, और बड़ी निगाह लोगों की इस पे यहाँ पे लगी हुई है। तो जब ऐसी स्थितियां होती हैं, अब आप परिस्थितियां क्या हैं, क्यों अचानक बढ़ गई हैं? 85 से 90 की बात अभी बहुत ही सैयद भाई ने बताई, लेकिन आप देखिए कि अब आने वाले वर्षों में, मैंने अगले साल मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जहां आमने सामने की फाइट है भारतीय जनता पार्टी की कांग्रेस से, और अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है अब। तो अब आप ये मान के चलिएगा कि इस चुनाव के मद्देनजर और 2024 की तैयारियां अब खुलकर होने लगी हैं। अब कोई डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, अब कोई विकास के उन योजनाओं की बात नहीं होगी जो रोजगार मुहैया करा सकें, जो गरीब आदमी को राहत दे सकें। अब सिर्फ यही ऐसी ही घटनाएं आपको लगातार सुनने को मिलेंगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के चुनाव के परिणाम इस बात का सबूत है कि अब जो एक वर्टिकल डिवीजन है समाज में, वो हो चुका है स्थायी रूप से। अब भारतीय जनता पार्टी को भाषणों में और अपने प्रचार अभियान में ये अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक बांट के नफरत या उन्माद की बात नहीं करनी पड़ेगी, वो तो बंटवारा स्थायी तौर पर हो गया। लेकिन अब इस तरह की घटनाएं होंगी जो कि इस लोगों के दिलो दिमाग में वो समय समय पर एक आक्रमण करती रहेंगी। मैं ये कहता हूं कि भारत की आजादी के बाद से ही एक सांप्रदायिक विभाजन के बीज यहाँ की जमीन में पड़े हैं, और अच्छी बात यह रही कि 50-60 साल तक हम लोगों ने इन बीजों को दफन रहने दिया। अब वो उभार पर है, तो देश के विकास, देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि, देश की सद्भावना, उस पर सब उसका उल्टा असर पड़ेगा। मैं नहीं जानता कि इसका निदान क्या होगा, लेकिन हम एक ऐसी अंधी सुरंग में समाते जा रहे हैं जिसका दूसरा सिरा कब मिलेगा, कहां मिलेगा, कैसे मिलेगा, और तब तक इस देश को कितना नुकसान हो जाएगा मैं नहीं कह सकता। जी संजय जी। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं डॉक्टर सीपी राय साहब। बहुत सारगर्भित बातों में राजेश जी ने सब कुछ कह दिया। हालात क्या ऐसी रहेंगे या कुछ सुधार होगा, नजर आता है आपको?